हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फर्स्ट एपिसोड में न्यू कैप्टन अमेरिका का इंट्रोडक्शन फैंस के साथ साथ सैम विल्सन के लिए भी एक शॉकिंग मोमेंट था। एपिसोड सेकंड के फर्स्ट सीन में न्यू कैप्टन अमेरिका अपने स्कूल में पब्लिक मीटिंग और इंटरव्यू के लिए आया हुआ है, जहां वह स्कूल के ड्रेसिंग रूम में अपने लॉकर के पास खड़ा होकर बीते दिनों को याद करता है। उसके लॉकर पर JW10 लिखा होता है, यानी कि जॉन वॉकर। जॉन वॉकर कहता है कि सबको उससे बहुत उम्मीदें हैं और वह किसी को निराश नहीं करना चाहता। जॉन की वाइफ उसे इनकरेज करती है और खुद पर भरोसा रखने को कहती है। उसके बाद लॉकर रूम में जॉन का फ्रेंड लेमर हॉस्किंस आता है, जिससे जॉन कहता है कि वह लोगों से हाथ मिलाकर इंटरव्यू देकर और ऑटोग्राफ देकर थक चुका है और अब बस वो अपना काम करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में स्टार स्पेंगल मैन सॉन्ग प्ले होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो स्टीव रोजर के प्रोपेगेंडा टूर्स का भी यही थीम सॉन्ग था। जॉन सूट पहनकर स्कूल के ग्राउंड में जाता है, जहां जॉन को गुड मॉर्निंग अमेरिका प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू देना होता है। स्टेडियम में मौजूद लोग न्यू कैप्टन अमेरिका को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और जॉन से ऑटोग्राफ मांगते हैं। इसी दौरान जॉन न्यू कैप्टन अमेरिका के एक्शन फिगर पर ऑटोग्राफ देता है। इस एक्शन फिगर को देखकर मुझे ये लगता है कि न्यू कैप्टन अमेरिका एक गवर्नमेंट टॉय से ज़्यादा कुछ नहीं है। इंटरव्यू में जॉन कहता है कि उसको यकीन नहीं होता कि उसके जैसा एक आम आदमी कैप्टन अमेरिका बन सकता है। इंटरव्यू से ये पता चलता है कि जॉन अमेरिकन हिस्ट्री में पहला ऐसा शख्स है जिसे 3 मेडल ऑफ ऑनर मिल चुके हैं। गवर्नमेंट ने जॉन की बॉडी पर कई टेस्ट किए और जॉन टेस्ट की सभी कैटेगरीज जैसे स्पीड, एंड्योरेंस और इंटेलिजेंस में टॉप पर रहा। जॉन कहता है कि वो एक आम आदमी है, मगर उसके पास स्टीव रोजर जैसी हिम्मत है। वह स्टीव का नाम रोशन करना चाहता है। जॉन स्टीव रोजर को अपना आइडल और अपने बड़े भाई की तरह मानता है। यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि जॉन वॉकर एक नॉर्मल सोल्जर है और अपने कॉमिक काउंटर पार्ट के अपोजिट वो स्टीव रोजर को पसंद करता है। और यहाँ तक आते आते न्यू कैप्टन अमेरिका के लिए हमारी नफ़रत धीरे धीरे कम होने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में सैम विल्सन जॉन वॉकर के प्रोपेगेंडा पोस्टर के सामने खड़ा होता है। फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि हर गवर्नमेंट प्लेस पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। तभी वहाँ बक्की आता है और आते ही सैम से कहता है कि तुम्हें शील्ड नहीं देनी चाहिए थी। सैम बक्की से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे बुरा नहीं लगा जब उन्होंने एक नया कैप्टन अमेरिका खड़ा कर दिया, पर अभी मुझे इससे भी बड़ी चीज़ का सामना करना है। तब बकी पूछता है कि इससे भी बड़ी चीज़ क्या है। तब सैम बकी को फ्लैग स्मैशर्स और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में बताता है। सैम कहता है कि रेड विंग ने फ्लैग स्मैशर्स की लोकेशन म्यूनिक की एक बिल्डिंग में बताई है और इसलिए वो म्यूनिक जा रहा है। तब बकी भी सैम के साथ आने को कहता है। नेक्स्ट सीन में बकी सैम से प्लान का पूछता है और सैम कुछ जवाब नहीं देता है। सैम बकी को बक कहकर पुकारता है। तब बकी सैम से कहता है कि सिर्फ स्टीव ही उसे बक कहकर पुकार सकता था और उसके पास प्लान होता था। और इसके बाद सैम प्लेन से जंप कर जाता है और ऐसा ही कुछ कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में स्टीव रोजर्स ने किया था। सैम के बाद बकी भी प्लेन से जंप कर जाता है और बकी की लैंडिंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री की सबसे अच्छी लैंडिंग होती है। सैम और बकी म्यूनिक में उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जहां रेड विंग ने फ्लैग स्मैशर्स की लोकेशन बताई थी। सैम जहां रेड विंग की हेल्प से फ्लैग स्मैशर्स को वॉच करता है, वहीं बकी खुद छुपते हुए बिल्डिंग के अंदर जाकर फ्लैग स्मैशर्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। सैम बकी को छेड़ते हुए कहता है कि वकांडा वालों ने तुम्हें वाइट पैंथर बनाकर भेजा है। तब बकी कहता है वाइट पैंथर नहीं, वाइट वुल्फ। सैम और बकी देखते हैं कि फ्लैग स्मैशर्स कुछ बॉक्स को ट्रक में लोड कर रहे हैं। सैम बकी को रेड विंग की हेल्प से बताता है कि यहाँ टोटल 7 लोग हैं और एक 8वां भी है जो कि शायद हॉस्टेज है। बकी और सैम इन ट्रक्स का पीछा करते हैं जहाँ बकी सैम से आगे रन करता है। बकी ट्रक के अंदर इंटर हो जाता है। ट्रक वैक्सीन से भरा हुआ होता है और हॉस्टेज गर्ल बकी के सामने आती है। बकी उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और उसके बाद जो होता है वो बकी और सैम फ्लैग स्मैशर्स के सामने टिक नहीं पाते हैं। तभी वहाँ जॉन वॉकर और हॉस्किंस आ जाते हैं।
जॉन हेलीकॉप्टर से ट्रक के ऊपर जंप करता है और बहुत एफिशिएंसी से कैप्टन अमेरिका की शील्ड को यूज़ करता है। जॉन फ्लैग स्मैशर्स पर शील्ड से कई पावरफुल स्ट्राइक करता है और जॉन वॉकर को शील्ड का यूज़ करता देख बकी बहुत परेशान हो जाता है। सैम बकी को बचाने के लिए चला जाता है, वहीं दूसरी ओर फ्लैग स्मैशर्स हॉस्किंस को मार रहे होते हैं। तभी जॉन वॉकर पिस्टल से फ्लैग स्मैशर्स के एक मेंबर को शूट कर देता है और यहाँ पर हमें जॉन वॉकर की पर्सनालिटी के बारे में और उसके काम करने के तरीके के बारे में पता चलता है। जॉन वॉकर भले ही नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मगर वह बिना शील्ड के फ्लैग स्मैशर्स का सामना नहीं कर पाता है और फ्लैग स्मैशर्स उसको ट्रक से नीचे गिरा देते हैं। सैम और बकी इन 8 सुपर सोल्जर्स के बारे में बात करते हुए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ जॉन वॉकर और हॉस्किंस उन्हें जीप में बैठने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर बकी जॉन से कहता है कि शील्ड हाथ आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कैप्टन अमेरिका बन गए हो। तब जॉन कहता है कि इसके लिए उसने बहुत मेहनत की है। सैम जॉन से पूछता है कि तुमने फ्लैग स्मैशर्स को ट्रैक कैसे किया। हॉस्किंस कहता है कि हमने रेड विंग को ट्रैक किया। जॉन कहता है कि रेड विंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और हम गवर्नमेंट जैसे ही कुछ। जॉन वॉकर बकी और सैम को उनके साथ काम करने के लिए कहता है। बकी मना करता है। तब हॉस्किंस कहता है कि हमारे आने से पहले तो तुम लोगों की पिटाई हो रही थी। जॉन सैम से कहता है कि वो चाहता है कि स्टीव रोजर्स का विंगमैन उसके लिए भी काम करे। ये सुनकर सैम भी जीप से उतर जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग फ्लैग स्मैशर्स को पसंद करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खाने और सोने का अरेंजमेंट करते हैं। तभी फ्लैग स्मैशर्स के एक मेंबर को एक अननोन नंबर से SMS आता है जिसमें लिखा होता है, तुमने वो ले लिया है जो मेरा था, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और मार दूँगा। यहीं पर पता चलता है कि बकी को पीटने वाली लड़की का नाम कार्ली मॉर्गेंथो है और शायद वो इस ग्रुप की लीडर है। कार्ली कहती है कि GRC को उन लोगों की ज़्यादा फिक्र है जो 5 साल बाद लौटे हैं, ना कि उनकी जो मौजूद थे। और फ्रेंड्स, शायद यही वजह है जिसके लिए फ्लैग स्मैशर्स मेडिसिन और वैक्सीन की स्मगलिंग कर रहे थे। अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स की, तो मार्वल कॉमिक्स में फ्लैग स्मैशर एक पर्सन है जिसका नाम कार्ल मॉर्गेंथो है, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इस कैरेक्टर का जेंडर चेंज कर दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग उसके नाम को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट सीन में बकी सैम से कहता है कि हमें शील्ड ले आनी चाहिए और मिशन को पूरा करना चाहिए। तब सैम कहता है कि पिछली बार क्या हुआ था, याद है कि नहीं? शेरोन को देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया गया था। स्टीव और मैं 2 साल तक छिपते फिरे। बकी सैम को किसी से मिलवाने के लिए बाल्टीमोर लेकर जाता है। रास्ते में एक बच्चा सैम को ब्लैक फॉल्कन कहता है। सैम भी मजाक में उस बच्चे को ब्लैक किड कहकर बुलाता है। बकी सैम को आइज़ाया से मिलवाता है, जिससे बकी 1951 में कोरियन वार के टाइम पर मिला था, जहां आइज़ाया ने बकी के प्रोस्थेटिक आर्म को उखाड़ दिया था। और यहाँ ये पता चलता है कि आइज़ाया भी एक सुपर सोल्जर है। बात करें अगर मार्वल कॉमिक्स की, तो मार्वल कॉमिक्स में आइज़ाया ब्रैडली फर्स्ट ब्लैक कैप्टन अमेरिका है। बकी आइज़ाया से कहता है कि हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, जिसे सुनकर आइज़ाया बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे हीरो होने की सज़ा मिली, मुझे 30 साल तक जेल में रहना पड़ा, जहां मुझ पर तुम्हारे लोगों ने बहुत सारे टेस्ट किए, रोज़ रोज़ मुझसे ब्लड सैंपल लेते रहे। इसके बाद आइज़ाया सैम और बकी को वहां से निकाल देता है। सैम को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है कि सालों से एक ब्लैक सुपर सोल्जर था और जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। तभी वहाँ पुलिसमैन आते हैं और सैम से उसका ID प्रूफ मांगते हैं और बकी से पूछते हैं कि क्या ये आपको परेशान कर रहा है। फ्रेंड्स, ये सीन अमेरिकन पुलिस के बायस्ड नेचर को दिखाता है कि कैसे बिना कुछ जाने पुलिस ने ये मान लिया कि गलती ब्लैक पर्सन की है, ना कि वाइट पर्सन की। जब पुलिस को ये पता चलता है कि सैम एक एवेंजर है तो उसको छोड़ देते हैं, पर बकी को अपना थेरेपी सेशन मिस करने के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन में सैम डॉक्टर रेनर से मिलता है, वहीं जॉन वॉकर भी आ जाता है। जॉन रेनर से कहता है कि बकी अब मेरे साथ काम करेगा और उसको अब थेरेपी सेशन अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये मेरा ऑर्डर है। फ्रेंड्स, यहाँ ये बात नोटिसेबल है कि जॉन वॉकर को अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत सारी अथॉरिटी दे रखी है जो कि स्टीव रोजर्स को कभी नहीं दी गई थी। इसके बाद डॉक्टर रेनर बकी और सैम दोनों को ही
थेरेपी सेशन के लिए बुलाती है और बकी और सैम के बीच की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है। थेरेपी सेशन के एंड में बकी बहुत इमोशनल होकर सैम से कहता है कि स्टीव तुम पर विश्वास करता था, उसने कुछ सोचकर तुम्हें यह शील्ड दी होगी। तुम्हारे शील्ड लौटाने का मतलब है कि शायद स्टीव तुम्हारे बारे में गलत था, और अगर तुम्हारे बारे में गलत था तो मेरे बारे में भी गलत था। तब सैम बकी से कहता है कि तुम और स्टीव उसे कभी नहीं समझ सकते जो उसने किया। नेक्स्ट सीन में जॉन और हॉस्किंस पुलिस स्टेशन के बाहर सैम और बकी का वेट कर रहे होते हैं। जॉन सैम और बकी से उनके साथ काम करने को कहता है। तब सैम जॉन वॉकर से कहता है कि हम फ्री एजेंट्स हैं और हमारा काम करने का तरीका बहुत अलग है। तब जॉन वॉकर बहुत एरोगेंटली कहता है कि मेरे रास्ते में भूल कर भी मत आना। नेक्स्ट सीन में फ्लैग स्मैशर्स को दिखाया जाता है। फ्लैग स्मैशर्स ब्रिटिस्लाविया में प्लेन में कुछ बॉक्सेस लोड कर रहे होते हैं। तभी उनको खबर मिलती है कि वो लोग आ रहे हैं। फ्लैग स्मैशर्स वहाँ से निकलने की जल्दी करते हैं। फ्लैग स्मैशर्स का एक मेंबर उन लोगों को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है जहाँ वह लोग उसको मार देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लोग पावर ब्रोकर के आदमी हैं जो फ्लैग स्मैशर्स से अपनी कोई चीज़, शायद सुपर सोल्जर सीरम, वापस लेने के लिए आए थे। नेक्स्ट सीन में बकी ये न्यू सुपर सोल्जर कहाँ से आए इस बात का पता लगाने के लिए किसी से मिलने को कहता है, जिसको हाइड्रा के सारे राज पता है, और ये पर्सन और कोई नहीं, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का विलन बैरन ज़ीमो है। तो फ्रेंड्स, बाल्टीमोर के सारे इंसिडेंट को देखकर ये प्रिडिक्ट करना काफ़ी इजी हो जाता है कि सैम विल्सन ने शील्ड क्यों लौटाई। सैम को लगता है कि वो ब्लैक है और शायद अमेरिकन सोसाइटी एक ब्लैक पर्सन को अमेरिकन सिंबल के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि सैम विल्सन ने अपनी शील्ड क्यों लौटाई? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।